गुड इवनिंग। प्रीलियम एग्ज़ाम का सैम्पल पेपर हम देख रहे थे, तो हमने देखा कि इसके प्रोज सेक्शन में पहला सीन पैसेज होता है, सेकेंड क्वेश्चन अनसीन पैसेज का होता है, वही हम देखेंगे। ये पैसेज यहाँ दिया हुआ है, आप वीडियो पॉज करके इसे पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चंस हम देखते हैं इसके। फर्स्ट वन है रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज पर देयर अकरेंस इन द एक्सट्रैक्ट। इसमें 4 सेंटेंसेस दिए हैं। देखिए, इवेंट कब हुआ ये बात का ध्यान रखना। इवेंट कब हुआ हमको ये प्रेफर नहीं करना है, बल्कि जैसे वो जो एन एस्ट्रोलॉजर्स डे आपका एक चैप्टर है, उसमें उसने उसके साथ हादसा पहले हुआ था, किसी ने उसको मर्डर करने की कोशिश की थी और कुएं में फेंक दिया था। ये इवेंट उसके साथ में पहले हुआ था, लेकिन उसने उसको बताया बाद में, तो कहानी में ये पता बाद में चला। तो आपको जो पैसेज दिया हुआ है उसमें वो सेंटेंस किस नंबर पे आ रहा है, वो बताया कब जा रहा है, आपको वो प्रीफर करना है। वो इवेंट कब हुआ वो प्रीफर नहीं करना है आपको, बस आप इस बात का ध्यान रखेंगे, बाकी तो आप आराम से कर सकते हैं। तो और ये अनसीन पैसेज में तो ये प्रॉब्लम आती भी नहीं, क्योंकि आपको उसका बैकग्राउंड कुछ पता नहीं होता। आप बस पैसेज में से आंसर सेंटेंस ढूंढते जाइए, और जहाँ जिस नंबर पे जिस तरह से वो जिस सीक्वेंस में आपको मिल रहे वैसे आप उसको अरेंज कीजिए। Second question, explain. The writer says, I don't believe in taking right decisions. I take decisions and then make them right. रतन टाटा का कहना है, रतन टाटा का कोट है कि आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजंस। मतलब मैं इस बात पे बिलीव नहीं करता कि डिसीजन राइट लेने चाहिए, बल्कि मैं डिसीजंस लेता हूँ और उसे सही बनाता हूँ। तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है कि एक्चुअली रतन टाटा बिलीव ऑन वर्किंग एंड बिलीव ऑन टेकिंग एफर्ट्स। आप ऐसे बोल सकते हैं, रतन टाटा बिलीव इन टेकिंग एफर्ट्स नॉट मेकिंग डिसीजंस ओनली। आप इस तरह से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर जैसे भी आपको ठीक लगे। सिंपल इनका यही कहना है कि वो सिर्फ डिसीजन, वो इस बात पे बिलीव नहीं करते कि आपका डिसीजन सही हो, बल्कि वट एवर अभी डिसीजन लेते टाइम बहुत सारी चीज़ें भी होती है, बहुत कभी प्रेशर होता है ऊपर से, या कभी और दूसरे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे सर्कमटेंसेस से घिरा होता है आपको कोई भी डिसीजन। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने अगर गलती से आपने कुछ गलत सोच लिया, गलत डिसीजन ले लिया, तो आप आगे से रूइंड हो गए, आप बर्बाद हो गए। जो भी डिसीजन आपने लिया है उसे राइट बनाने में ये बिलीव करते हैं, एफर्ट लेने में यकीन रखते हैं। थर्ड वन है एनालाइज। गिव रीज़न रतन टाटा डिसाइडेड टू सेल हिज पैसेंजर कार बिजनेस। उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था इसमें, पैसेंजर कार बिजनेस में। और यहाँ ये पैराग्राफ में आपको दिया ही गया है, वहाँ से आप बताइए उसका रीज़न। आप पहले तो ये सेंटेंस जैसे के वैसे लिखिए, रतन टाटा डिसाइडेड टू सेल हिज पैसेंजर कार बिजनेस बिकॉज। उसके फिर बिकॉज के बाद से आप यहाँ से इसमें से सेंटेंस आंसर ढूंढ के आप ये लिखिए। पर्सनल रिस्पॉन्स, राइट डिसीजन एट द राइट टाइम इज इम्पॉर्टेंट फॉर सक्सेस, एक्सप्रेस योर ओपिनियन। सही टाइम पे सही डिसीजन लेना कामयाबी के लिए बहुत अहम होता है। इसके बारे में आपकी क्या राय है, आपका क्या ख्याल है? ये आप इससे अग्री भी कर सकते हैं और आप इससे डिसअग्री भी कर सकते हैं। जैसे रतन टाटा का भी ऐसा मानना है, आप ये भी बता सकते हैं। जो ऊपर की लाइन हमने देखी थी कि रतन टाटा डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजंस एंड ही टेक डिसीजंस एंड देन मेक देम राइट। इस तरह से भी आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर ग्रामर का क्वेश्चन है, ही वर्कड हार्ड बिल्डिंग ए बेटर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन। रिराइट द सेंटेंस यूजिंग द इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। इन्फिनेटिव और जीरेंड में दो ही चीज़ें याद रखना है, बहुत ज़्यादा ग्रामर की बारीकी में जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी इतना वक्त भी नहीं है अपने पास में। कि जब वर्ब में आईएनजी लगा हो तो वो जीरेंड फॉर्म होता है, और जब वर्ब के पहले टू लगा हो तो वो वर्ब का इन्फिनेटिव फॉर्म होता है। जब आप वर्ब के पहले टू लगाते हो तो उस वर्ब में आईएनजी नहीं लगता, इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। और जब आप किसी वर्ब में आईएनजी लगा हो, यानी वो जीरेंड फॉर्म में हो, तो उसके पहले टू नहीं लगता। तो इन्फिनेटिव फॉर्म आप इस वर्ब का इस तरह से लिखेंगे, ही वर्कड हार्ड, he worked
टू बिल्ड, जो बिल्डिंग है आपको उसको टू बिल्ड करना है, और बाकी का सेंटेंस फिर आप सॉरी, जो बिल्डिंग है आप उसको सिर्फ टू बिल्ड करेंगे, बाकी का सेंटेंस आप उसके साथ पूरा जैसे का वैसा लिखेंगे, बिल्ड ए बेटर। यहाँ पे आपको कोई चेंज नहीं करना है। तो करेक्ट सेंटेंस होगा ही वर्कड हार्ड बिल्ड ए बेटर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स डिविजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा ग्रुप लॉन्च द पैसेंजर कार टाटा इंडिका। ये रिराइट इट बिगनिंग विद द पैसेंजर कार टाटा इंडिका। देखिए इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रिराइट इट बिगनिंग मतलब आगे वाला जो हिस्सा होता है वहाँ लिखा होता है कि वहाँ से आप आपका सेंटेंस शुरू करें। तो ये चेंज द वॉइस में ही होता है कि सब्जेक्ट की जगह आप ऑब्जेक्ट लगाते हैं या ऑब्जेक्ट की जगह आप सब्जेक्ट लगाते हैं। जिस भी तरह से अगर पैसिव से एक्टिव करना है या एक्टिव से पैसिव करना है उस पर डिपेंड करता है। तो ये जो सेंटेंस है जो इन्होंने बताया भी है कि द पैसेंजर कार टाटा इंडिका आपको यहाँ से शुरू करना है, यानी शुरू आप यही लिखेंगे और कुछ भी उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, कुछ भी कोई भी पोजीशन या सिचुएशन चेंज नहीं करेंगे। पहले तो आप क्वेश्चन में से इतना उठा के लिख लेंगे द पैसेंजर कार टाटा इंडिका, जैसा कि आपको क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शंस में बताया ही गया है। उसके बाद में जब मैंने पहले भी बताया था कि सब्जेक्ट के पहले फिर आप बाय लगाते हैं। जब चेंज द वॉइस आप करते हैं तो सब्जेक्ट के पहले आप बाय लगाते हैं। तो यहाँ पे लगेगा बाय, सॉरी द पैसेंजर कार टाटा इंडिका लॉन्च्ड बाय द टाटा ग्रुप। वर्ब की पोजीशन चेंज नहीं होती, सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है। वर्ब वहीं बना रहता है, आप ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट कर देते हैं और सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट कर देते हैं। ये इतना ही सिंपल है। करेक्ट स्टेटमेंट फिर से रिपीट कर रही हूँ। टाटा ग्रुप सॉरी द पैसेंजर कार टाटा इंडिका लॉन्च्ड बाय द टाटा ग्रुप। ये लैंग्वेज स्टडी रिपीट हो गया है, वही क्वेश्चन है। ही वर्कड हार्ड जो अभी हमने ऊपर देखा, A5 क्वेश्चन रिपीट हो गया। A6 वोकेबलरी गिव एंटोनिम्स। प्रॉफिट का एंटोनिम बताना है। प्रॉफिट यानी फ़ायदा, तो लॉस उसका एंटोनिम होगा। प्रिवेंट किसी चीज़ को रोकना, तो किसी चीज़ को रोकना या मना करना, उसका अपोजिट क्या होता है? उसकी परमिशन देना या उसको अलाउ करना। तो प्रिवेंट का अपोजिट होगा अलाउ। यहाँ पे मैं आपको लिख भी देती हूँ ताकि आपको याद रहे। प्रॉफिट जो पहला वाला है उसका अपोजिट है, ये एंटोनिम है लॉस, और जो दूसरा है प्रिवेंट उसका एंटोनिम है अलाउ। ठीक है। उसके बाद में इसका बी है समरी राइटिंग। राइट ए ब्रीफ समरी ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट विद द हेल्प ऑफ द पॉइंट्स गिवन बिलो, सजेस्ट ए सुटेबल टाइटल फॉर इट। समरी राइटिंग पे मेरी एक डिटेल्ड वीडियो है, आप उसे ज़रूर देखिए। यहाँ पर हम ऐसे शॉर्ट में देख लेते हैं कि कैसे करना है। उसके पहले हम देखते हैं कि बोर्ड में समरी राइटिंग में किस तरह से मार्क्स दिए जाते हैं। तो ये मेरे पास में बोर्ड की आंसर शीट है। देखिए क्वेश्चन बी समरी राइटिंग 3 मार्क्स के लिए होता है। तो इसमें कवरिंग ऑल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को 1 मार्क दिया गया है, लैंग्वेज एंड वोकेबलरी को 1 मार्क दिया गया है, ग्रामर को 1 मार्क दिया गया है। मैंने कई मरतबा बताया है कि पहले टाइटल पे समरी का टॉपिक देने पे टाइटल देने पे आपको 1 मार्क मिला करता था, अभी वो हटा दिया गया है। टाइटल आपको अभी भी देना है, सजेस्ट सूटेबल टाइटल क्वेश्चन में लिखा होता है, लेकिन उसके लिए स्पेसिफिक 1 मार्क नहीं है, वो हटा दिया गया। अब समरी जो पैसेज दिया है आपको उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने कवर किए, उस पर आपको 1 मार्क मिलेगा। लैंग्वेज एंड वोकेबलरी आपकी सही है या नहीं है, वो जिस तरह से उस पर आपको 1 मार्क मिलेगा, और ग्रामर आपका कैसा है उसके ऊपर आपको 1 मार्क मिलेगा। तो इसके हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आप उसकी वीडियो ज़रूर देखिए, आप समझ जाएंगे सारा। यहाँ पे इन्होंने टॉपिक्स भी दिए हुए पॉइंट्स भी दिए हुए हैं। रतन टाटाज अर्ली करियर, अर्ली सेटबैक इन पैसेंजर कार बिजनेस, हिज मीटिंग विथ बिल फोर्ड, हिज सक्सेस इन पैसेंजर कार बिजनेस, परचेज ऑफ फोर्ड्स लैंड रोवर। ये पॉइंट से इतनी आसानी है आपको कि जिस जिस सेंटेंस में आपको ये वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, आप वो सेंटेंस जैसे कि वैसे उतार के
लिख लीजिए, जैसे कि वैसे उतार लीजिए आप वो सेंटेंस, तो आपकी पूरी समरी तैयार हो जाती है। समरी का फॉर्मेट किस तरह से होना चाहिए क्या, उसके लिए आप वो वीडियो ज़रूर देखिए कि समरी किस तरह से आपको लिखना है। लेकिन ये बात का ध्यान रखिए कि ये जो पॉइंट्स हैं, आप बस इन्हीं पॉइंट्स वाले सेंटेंसेस को लिखिए, आपको बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा काट छाट करने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद में सी है माइंड मैपिंग। डेवलप ए माइंड मैपिंग फ्रेम डिज़ाइन ऑन द टॉपिक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। ये भी हम देख लेंगे पहले बोर्ड में किस तरह से मार्क्स दिए जाते हैं। तो ये माइंड मैपिंग भी 3 मार्क्स के लिए होता है, जिसमें लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडियाज, थॉट्स और कंसेप्ट्स पे 2 मार्क्स होते हैं। मतलब आपने हेडिंग लिखी है, फिर आप वो जो टॉपिक है आपने वो लिखा है, फिर आपने उसकी मेन ब्रांचेस बनाई हैं, फिर उसके बाद में आपने उसकी सब ब्रांचेस बनाई हैं। तो लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडियाज़ है, आइडिया है, ये थॉट है, ये कंसेप्ट है, लॉजिकली वो फ्लो हो रहा है बराबर। हाँ, इसका ये सब पार्ट है, फिर उसका ये सब पार्ट, ये ब्रांचेस है, ये अगर आपका करेक्ट है तो आपको उस पर 2 मार्क्स मिलते हैं, और प्रेजेंटेशन पे आपको 1 मार्क मिलता है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। प्रेजेंटेशन अच्छा होने का मतलब ये नहीं होता कि आपका ड्राइंग का ड्राइंग का पेपर है ये, और आप उसको बहुत अच्छे से ऐसे ड्राइंग बनाते ही रहिए, लेकिन आप प्रॉपर सारी जो आपका डायग्राम है, जो आपका फ्रेम है, वो अच्छे से बना होना चाहिए। जैसे ये प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट है, आप पहले आप एक बॉक्स बनाइए, उसमें आप प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट लिखिए, फिर उसके बाद में आप एरोज़ बनाइए अलग अलग। आप किस तरह से टाइम मैनेजमेंट आप कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। जैसे प्रायोरिटी एक टॉपिक होता है, एक पॉइंट होता है कि आप उन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना सीखें, और चीज़ों को कम टाइम में आप कर सके, क्या इंपॉर्टेंट है आप वो कर सके, वो सारे जो आपके पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं आप वो वहाँ पर लिखेंगे। ये आज ज़रूरी है कि आप इसको फिर और इस तरह से इसके जो सब पॉइंट्स है आप इस तरह से बना सकते हैं। ये जो प्रेजेंटेशन है इस पे आपको 1 मार्क है, लेकिन इसके अंदर पॉइंट्स आपके सही लिखे रहना चाहिए, तभी आपको पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे। प्रेजेंटेशन भी आपका अच्छा होना चाहिए और आपके पॉइंट्स भी बराबर होने चाहिए। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट में क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं वो आप सोचिए और आप लिखिए उस बारे में। तो पोएट्री हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इंशाल्लाह। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।